नमस्कार, द डेमोक्रेटिक मिरर में आपका स्वागत है। सिविल सेवा परीक्षा 2021 का परिणाम आ चुका है और पूरे देश से प्रतिभावान अधिकारी आने वाले समय में देश की सेवा के लिए तैयार होने जा रहे हैं। हमारे साथ हैं ऑल इंडिया 11वीं रैंक हासिल करने वाले शुभांकर प्रत्युष साहब। शुभांकर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे मंच पर और इस सफलता के लिए आपको शुभकामनाएं। थैंक यू। सबसे पहला सवाल, कितना टफ है यूपीएससी? मतलब थोड़ा तो टफ रहता ही है, बट मतलब एट द एंड ऑफ द डे देखें तो एक एकेडमिक एग्ज़ाम ही है। जो एक धारणा है इसमें कि एवरीथिंग अंडर द सन हमको पढ़नी पड़ती है, बहुत चीज़ें पढ़नी है। मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है कि हमको कुछ बहुत सिलेक्टेड चीज़ें पढ़नी है, बट वो जितने ज़्यादा बार पढ़ेंगे बेहतर है। और यूपीएससी के अगर हम पेपर्स देखें पहले, तो हमको एक क्लियर आइडिया हो जाता है कि यूपीएससी हमसे क्या जानना चाह रहा है। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो मतलब बहुत उसको ऐसे बोल सकते हैं कि बहुत डायरेक्ट एग्ज़ाम है ये। बहुत ज़्यादा आपको इसमें इतनी भी एफर्ट नहीं करनी होती जितना लोग बोलते हैं। हल्का सा तो टफ़ रहता ही है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम टफ़ होता है, बट इतना भी नहीं है जितना लोगों ने परिणाम जब आने वाला था तो आप अपने आप को कैसे तैयार कर रहे थे? क्योंकि आधा चांस सफलता का और आधा असफलता का, तो मानसिक रूप से तैयार थे इसके लिए? हाँ, करना ही पड़ा था, क्योंकि इस साल जो है प्रीलिम्स संडे को ही था और रिज़ल्ट मंडे को ही आना था। तो बहुत अपने आप को मेंटली उस मतलब सिचुएशन में डालना कि अगर नहीं होता है तो संडे फिर पेपर हमें लिखना है, तो वो हमने अपने आप को मेंटली रेडी तो रखा ही था। लेकिन जब पीडीएफ खुलने के 5 मिनट पहले ही हार्ट बीट बहुत तेज़ थी और उस समय यही था कि आखिरी रैंक भी आ जाए तो बहुत खुशी होगी। लेकिन जब फाइनली रिज़ल्ट आ गया तो बहुत बड़ा रिलीफ रहा कि एटलीस्ट जो आपने एक बहुत अच्छी रैंक हासिल की है। तो हम जानना चाहेंगे आपकी जो स्कूली शिक्षा है और उसके बाद कॉलेज शिक्षा आपने कहाँ से प्राप्त की? हाँ, मैंने अपनी 10वीं और 12वीं दिल्ली से ही की है, संस्कृति स्कूल चाणक्यपुरी से। उसके बाद मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया है आईआईटी धनबाद से। 2016 में मैंने ज्वाइन किया था, 20 में ग्रेजुएट किया। उसके बाद फिर मैंने 6 महीने नौकरी की सिस्को सिस्टम्स में एज सॉफ्टवेयर डेवलपर। फिर मैंने वो छोड़ के पूरे टाइम एग्ज़ाम के लिए तैयारी की और ये मेरा पहला अटेम्प्ट था। कोचिंग का एक बहुत सवाल उठता है कि क्या बाहर कोचिंग ज़रूरी है या सेल्फ स्टडी? तो आप किस चीज़ को ज़्यादा फोकस रखते हैं अपने आप को? देखिए, कोचिंग अगर आप कर भी लें तो ये मतलब कोई गारंटी नहीं है कि कोचिंग ही करने से आपका होने वाला है। सेल्फ स्टडी आपको करनी ही है। मेरे केस में ऐसा था कि क्योंकि मैं एक फाइनेंशियली सिक्योर बैकग्राउंड से आता हूँ, मैं खुद भी उस समय जॉब कर रहा था, तो मैंने कोचिंग ली ताकि मेरा टाइम बचे, क्योंकि मुझे 1-2 अटैम्प्ट ही देने थे एग्ज़ाम में। तो मैंने कोचिंग इसलिए की ताकि मैं अपना टाइम बचा सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन में फ़ोकस कर पाऊँ। और जो लोग नहीं भी कोचिंग लेते हैं, आजकल यूट्यूब वगैरह पे, ऑनलाइन मीडियम पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, मैंने खुद बहुत देखे हैं कुछ चीज़ें समझने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि आपको कहीं मटीरियल की कमी पड़ेगी, बट सेल्फ स्टडी आपको करना ही है इस एग्ज़ाम में। बिना सेल्फ स्टडी के आप नहीं क्लियर कर पाएंगे, चाहे आप कोचिंग लें या ना लें। आपने इंटरव्यू के शुरू में एक बात बड़ी कही कि यूपीएससी क्या पूछता है उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो जो यूपीएससी का पैटर्न है, आपने कैसे उसको सही तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में तैयार किया कि यही हमें तैयारी करनी है? जैसे अगर आप बहुत छोटी छोटी चीज़ें, जैसे अगर आप GS3 का पेपर देखें, इकोनॉमी का पेपर देखें, 100-120 नंबर 250 में से हर साल इकोनॉमी आती है, उसमें 50-60 नंबर एग्रीकल्चर का आता है। अब एग्रीकल्चर में भी बहुत सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं, वाटर क्राइसिस है और जो लैंड का प्रॉब्लम है इंडिया में। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, अगर आप तैयार करके रखेंगे तो इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्ट नहीं भी आए तो आप इनडायरेक्टली इनको यूज़ कर सकते हैं बहुत जगहों पे, एसए में, एथिक्स में और उनके खुद के पेपर के दूसरे टॉपिक्स में जहाँ ये कनेक्टेड है। तो आपको इन तरीक़ों से टॉपिक्स आइडेंटिफाई कर, जैसे इस साल टेररिज्म पे सवाल आया, तो वो ऑलमोस्ट हर दूसरे साल आना ही है। टेररिज्म पे कुछ ना कुछ आता है, इंटरनल सिक्योरिटी पे ऐसे ही कुछ ना कुछ सवाल आते हैं। तो अगर आप उनके लिए पहले से प्रिपेयर्ड रहेंगे, यूपीएससी का एक डिफाइंड सिलेबस है, बहुत कंसाइज सिलेबस है, आप उस तरीके से तैयारी करेंगे तो आपके प्रॉबिलिटी जो है बेटर करने की वो बढ़ती है। तो पूरा गेम प्रॉबिलिटी का ही है, आपको वो मैक्सिमाइज़ करना है बस। यूपीएससी की जब आप तैयारी शुरू की तो कितने समय पहले की? और उसमें हम जानना चाहेंगे कि कोई ऐसा पल आया जहाँ पे आपको लगा यार बहुत टफ है अपने आप को संभालने का? हाँ, मैंने तैयारी शुरू की थी। मैं जून 2020 में ग्रेजुएट हुआ था, 2020, और उसके बाद ही मैंने जॉब शुरू की थी एंड तभी मैंने डिसाइड किया था तैयारी करने का, क्योंकि प्रीलिम्स होना था जून 2021 में, 1 साल का समय था और फरवरी तक मैंने जॉब की। बट दिसंबर और जनवरी वो ऐसे फेज थे जब बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था मेरे लिए सब कुछ मैनेज करना एक साथ, क्योंकि मैं कोचिंग भी कर रहा था, जॉब भी कर रहा था, फिर पढ़ाई के लिए भी बहुत समय नहीं मिल पाता था मुझे।
और उस समय मैंने एक बहुत बड़ा ब्लंडर भी किया था कि मैंने अपनी ऑप्शनल की पढ़ाई रोक दी थी। एक चीज़ बून इन डिस्गाइज हो गया कि सेकेंड वेव के कारण एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए। तो जो मैंने ब्लंडर किया था दिसंबर जनवरी में ऑप्शनल नहीं पढ़ने का, वो मैंने उन 2 महीने में कवर किया। तो हाँ, एक बीच बीच में हमेशा ये सिचुएशन आती है। जो दिसंबर 2021 भी मेंस के 1 महीने पहले मैंने जीएस की कुछ तैयारी नहीं की थी, तब तक मैं खाली ऑप्शनल की पढ़ाई कर रहा था। तो उस समय भी मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद इस साल मेरा नहीं होगा। मैंने कुछ अपने दोस्तों को भी मैसेज किया कि बहुत मुश्किल होते जा रहा है। तो वो भी एक ऐसा फेज़ था जब आप अपने आप को मेंटली चैलेंज भी करते हैं, उसको ओवरकम भी करते हैं, और ये होना ही है। अप्स एंड डाउन्स आएंगे, बस आपको एक फोकस रखना है, थोड़ा पेशेंस रखना है, और जब अच्छे टाइम हो तो उसको कैपिटलाइज करना है। इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू एक बहुत बड़ा फेस होता है यूपीएससी में, तो आपके जो इंटरव्यू है उसकी आपने कोई स्पेशल तैयारी की? हाँ, इंटरव्यू की आपको बहुत गहराई में तैयारी करनी होती है। इनफैक्ट मुझे याद है 22 मार्च को ही आया था इंटरव्यू का शेड्यूल, और मेरे 2 हफ्ते के अंदर ही इंटरव्यू था। और मेरे लिए खास करके इसलिए थोड़ा ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि मेरे फादर भी सर्विसेज हैं, तो मुझे उनकी भी पूरी तैयारी करनी थी, उनकी हिस्ट्री की, उनकी सर्विस की। जो मेरे डायफ में प्लेसेस हैं वो भी बहुत सारे हैं। मैं कलकत्ता में भी रहा हूँ, दिल्ली में भी रहा हूँ, धनबाद, बेंगलोर, बिहार, वेस्ट बंगाल। तो बहुत सारी चीज़ें मुझे तैयार करनी थी। 2 हफ्ते का समय मुझे लग रहा था बहुत कम है, और अपने ऊपर भी, अपने बारे में भी आपको बहुत पढ़ना पड़ता है। तो हाँ, मेरे लिए चैलेंज ज़रूर था। और जैसे मैंने ये एक चीज़ नोटिस की कि लोग इंटरव्यू को थोड़ा सा हल्के में कभी कभी सोचते हैं जब तैयारी स्टार्ट करते हैं कि मेंस हो जाएगा तो इंटरव्यू कर ही लेंगे। बट इंटरव्यू के लिए मुझे अभी भी याद है मेरे नोट्स इतने ज़्यादा हो गए थे खाली इंटरव्यू के, क्योंकि आपको अपने बारे में बहुत गहराई से जानना पड़ता है। तो इंटरव्यू को भी आपकी बहुत स्पेशलाइज्ड तैयारी होनी चाहिए। जो लोग अच्छे नंबर लाते हैं वो केवल इसलिए नहीं लाते हैं क्योंकि वो वहाँ जाके कुछ बातें कर पा रहे हैं, क्योंकि उनकी तैयारी बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है इंटरव्यू के लिए भी। तो आपको इंटरव्यू की भी स्पेसिफिक तैयारी करनी पड़ती है। कितना बड़ा पैनल होता है जब इंटरव्यू रूम में आप जाते हैं तो? हाँ, मेरे में 5 लोग थे इंक्लूडिंग चेयरमैन। तो हाँ, वो 5 लोग थे, एंड 2 मेरे एकदम बगल में बैठे थे और 3 मेरे सामने। और मतलब कोई ऐसा सवाल जिस पे आपको थोड़ा सा असहज महसूस हुए इंटरव्यू में? नहीं, एक्चुअली मेरे साथ ये था कि जितने मैंने मॉक दिए थे, मॉक में मेरे साथ काफ़ी बार ऐसा होता था 8-10 प्रश्नों में मैं नहीं जवाब देता था, मैं सॉरी वगैरह बोल देता था। बट शायद यूपीएससी का ही ऐसा इंटरव्यू था जिसमें मेरे सारे जवाब दिए थे मैंने। एंड वो इसलिए भी ऐसा था क्योंकि उन्होंने बहुत फैक्चुअल चीज़ें मेरे से पूछी नहीं। बहुत ओपिनियन बेस्ड मेरा इंटरव्यू रहा। रिजर्वेशन पे सवाल थे, बिहार के लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम पे सवाल थे, बिहार में इन्वेस्टमेंट के प्रॉब्लम पे सवाल थे, मेरे हॉबी से सवाल थे, जैसे फोर्ड इंडिया छोड़ के गई थी। फिर आखिरी मेंबर ने कुछ बेसिक सवाल भी पूछे, इंडिया चाइना रिलेशंस, इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस। तो कोई भी ऐसा सवाल नहीं था जिसका उत्तर मुझे आता नहीं था। तो कोई फैक्चुअल बेसिस था नहीं, इसलिए मेरे सारे सवाल। कोई व्यक्तिगत लाइफ पे भी सवाल होता है? हाँ, चेयरमैन मैम ने मैं आते ही बैठते ही मेरे से ये सवाल पूछा कि आप अच्छे खासी जॉब कर रहे थे, आपने क्यों छोड़ा और क्यों आप सिविल सेवा में आना चाहते हैं। और फिर उन्होंने एक चीज़ पे ये भी बोला कि हर कोई आके गरीबों के लिए काम करना चाहता है, तो इसका ये मतलब है कि जो हमारी जनरेशन है वो फेल हो चुकी है। और थोड़ा सा वो एक अग्रेसिव लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग में जाना चाह रहे थे, तो वो मैं तो थोड़ी जल्दी भाग गया था। ड्रेसिंग सेंस होता है जो इंटरव्यू में, वो कोई भूमिका अदा करता है? और आपने क्या पहना था? मैं तो अपनी सूट पहन के गया था, हालांकि बहुत गर्मी भी थी अप्रैल में। लेकिन यही होता है कि आप जब वो इतना उनको आपके इन चीज़ों से बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुत लोग कहते हैं कि आप क्लीन शेव होके जाइए, मैं गया था, बट मेरे ही साथ जो और 2-3 लोग थे वो प्रॉपर बियर्ड वगैरह में आए थे। उनको इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं पड़ता है। एक आप अपने कॉन्फिडेंस के लिए पहन के जाते हैं कि आप एक थोड़ा प्रोफेशनल लगे, फॉर्मल लगे, आपके बातचीत भी फॉर्मल हो, तो आप वहाँ जीन्स पहन के नहीं बैठ सकते इतने सीनियर ऑफिसर्स के सामने। तो ये अपने कॉन्फिडेंस के लिए होता है, बाकी जो आप बोल रहे हैं वो ज़्यादा मैटर करता है। एक डिप्रेशन शब्द बहुत मायने रखता है यूपीएससी की तैयारी में। तो जो छात्र असफल रहते हैं तो वो डिप्रेशन में ना आए, तो उसके लिए कोई विशेष टेक्निक होती है? देखिए, मैं तो मेडिटेशन या जो भी। हाँ, मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आपका सपोर्ट सिस्टम अच्छा है, जैसे मेरे केस में मेरा परिवार था, मेरे दोस्त थे, कुछ मेरे बहुत ही खास दोस्त हैं जिनसे मेरे ऑलमोस्ट हर दिन बात हुई है। वो अपने ज़िंदगी में से कुछ टाइम निकाल के मेरे से डेली बात करने की कोशिश करते थे। मेरी फैमिली थी, मेरा भाई भी घर पे था। तो अगर आपके आसपास का माहौल पॉजिटिव है तो कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत हेल्प करती है, क्योंकि तैयारी के टाइम भी ऐसा बहुत बार आता है जब आप बहुत लो फील करते हैं, एंड जिनका नहीं होता है मैं समझ सकता हूँ बहुत मुश्किल स्थिति रहती होगी। बट मेरा उनको यही संदेश है कि आप जितनी तैयारी करते हैं इस एग्ज़ाम की और जितनी चीज़ों की नॉलेज आपको होती है, आई थिंक वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे अगर मैं बोलूँ, अगर मैंने आईटी से ग्रेजुएट किया और बहुत अच्छी नौकरी भी कर रहा था, मुझे अपने संविधान के बारे में कोई आइडिया नहीं था, मुझे अपनी हिस्ट्री के बारे में,
मैंने बिहार के बारे में इतना कभी नहीं जाना जब मैं इंटरव्यू की तैयारी कर रहा था। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ों को भी देखना चाहिए कि ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ें हैं जो ये तैयारी आपको देता है। आज कुछ ऐसी आदतें हैं, जैसे अब मेरा डेली सुबह न्यूज़पेपर के बिना नहीं शुरू हो सकता, तो कुछ ये चीज़ें भी आपको ये एग्ज़ाम सिखाता है। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें अपने जहन में रखनी चाहिए, और ये चीज़ें आपको हर जगह स्टेज में आपकी ज़िंदगी में ज़रूर हेल्प करेगी। तो आप ये चीज़ों को ज़रूर अपने ध्यान में। तो अपने कितने घंटे तैयारी करते थे एवरेज डेली? देखिए, जब मैं जॉब कर रहा था तब मुझे दिन में 4-5 घंटे से ज़्यादा नहीं मिल पाते थे। जब मैंने जॉब छोड़ दी तो मैं 8 से 10 घंटे डेली पढ़ता था। उससे ज़्यादा की ज़रूरत भी नहीं है इनफैक्ट। बट हाँ, जब एग्ज़ाम पास आने लगता था तब कभी कभी वो बढ़ भी जाता था टाइम। बट 8 से 10 घंटे ऑन एन एवरेज अगर आप जॉब भी करते तो आप 8 से 10 घंटे जॉब करते हैं, और अगर आप फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका दायित्व बनता है कि आप 8 से 10 घंटे पढ़ाई करें, क्योंकि आप अपने जीवन का एक कितना इंपॉर्टेंट फेज़, आपके 20s का टाइम जब आप अपना करियर बिल्ड करते हैं, वो आप इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं। तो ये आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अगर 8 से 10 घंटे जॉब कर रहे हो तो एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, तो आप 8 से 10 घंटे तैयारी ज़रूर करें। उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप अपनी ज़िंदगी में जो आपकी रुचियाँ हैं उनको फॉलो भी करें। तो आपने फिजिकल फिटनेस पे भी अपना ध्यान रखा कि सुबह उठना या फिर जो भी एक्सरसाइज वगैरह? मैं ये एक्चुअली ये मेरे साथ सबसे बड़ी समस्या रही है। पिछले 2 साल में मैं 15-16 किलो गेन किया हूँ। फिज़िकल फिटनेस में बहुत ज़्यादा बिल्कुल ध्यान नहीं रह पाता था मेरा। खाना पीना भी काफ़ी ऊपर नीचे रहा है। अब मैं उस चीज़ पे फोकस करूँगा। बट ये था कि मेरा शेड्यूल इतना टाइट था, स्पेशली जब जॉब कर रहा था और बाद में जब तैयारी कर रहा था, तो कभी इन चीज़ों के लिए मैंने अलग से टाइम निकाला ही नहीं। ये एक ज़रूर मैं बोलना चाहूँगा कि लोग जिनको इसकी आदी भी हैं और जो तैयारी भी कर रहे हैं, इसके लिए अलग से ज़रूर टाइम निकालें। जीके की हम बात करें तो एक हमारे पास सोर्स होते हैं टीवी, अखबार, जो पुराने टाइम से चला आ रहे हैं। तो आप भी सामान्य ज्ञान के लिए इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करते थे या कुछ हटके भी आपने किया, जो इन्फॉर्मेशन, जो करंट अफेयर उसके लिए? हाँ, मैं तो एक न्यूज़पेपर डेली पढ़ता था। वो मतलब मेरा रूटीन है, बिना न्यूज़पेपर के मेरा दिन स्टार्ट नहीं होता। और उसके बाद जो कोचिंग में मैं पढ़ाई कर रहा था, वहाँ पे उनकी करंट अफेयर्स की मैगज़ीन आती है हर महीने की, वो मैं पढ़ता था अच्छे से। वो मैंने बहुत बार पढ़ी। एक महीने की मैगज़ीन मैंने 4-4, 5-5 बार रिवाइज़ की थी। तो मैं बस यही सोर्सेज अपने रखता था, लिमिटेड रखता था, क्योंकि अगर आप देखें तो करंट अफेयर्स का जो इम्पोर्टेंस है, जितना लोग बोलते हैं शायद 2016-17 में बहुत था। हाल फिलहाल में ऐसा देखा नहीं गया यूपीएससी में। बहुत कम सवाल सीधा करंट अफेयर्स से आते हैं। मेंस में थोड़े बहुत आते हैं, लेकिन वो थोड़े ओपिनियन बेस्ड सवाल होते हैं। वहाँ आपकी एनालिसिस की ज़्यादा ज़रूरत है। क्रूड फैक्ट्स यूपीएससी नहीं पूछता है, तो उस हिसाब से भी आपको तैयारी करनी चाहिए। तो खाली आप एक न्यूज़पेपर पढ़ें और कोई एक कोचिंग का करंट अफेयर्स का सोर्स करें, वो मोर देन इनफ है। आपका वैकल्पिक विषय क्या था? मैथमेटिक्स। तो एक सवाल उठता है कि जो कला के छात्र हैं और एक जो साइंस या जो मैथ के हैं, कोई फ़ायदा होता है? आप जैसे मैथ की बात की आपने, कि उसमें संभावना ज़्यादा होती है कि सवाल सही होने की? वापस मतलब ये एक ऐसी धारणा है, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आपको टोटलिटी में देखना पड़ता है। अगर मैं मैथमेटिक्स का छात्र हूँ तो मुझे हिस्ट्री भी पूरी पढ़नी है, मुझे सारे सब्जेक्ट्स पूरे पढ़ने हैं, मुझे एसए में कोई उसका हेल्प नहीं है, एथिक्स में कोई हेल्प नहीं है। और मैथमेटिक्स अपने आप में बहुत लंबा विषय है, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बाकी साइंस का है ऑप्शन। अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपका GS1 का एक सब्जेक्ट तैयार है। अगर आप मतलब PSIR हैं तो आपके 2 सब्जेक्ट तैयार है, आप एसए में यूज़ कर सकते हैं। ये फ़ायदा स्टूडेंट्स को नहीं रहता है कहीं ना कहीं। तो अगर आप टोटलिटी में देखें तो वो कहते हैं ना, यूपीएससी हर किसी को बराबर पे ले आता है। तो आई थिंक यही वो चीज़ है कि, और स्केलिंग भी होती है। अगर आप मैथमेटिक्स में देखें तो जितने आप एक्चुअली स्कोर करते हैं उससे कम नंबर आपको दिए जाते हैं, ताकि आप एक बराबर स्तर पे आएँ बाकी स्टूडेंट्स के साथ। तो और ये मैंने इस साल भी नोटिस किया है कि स्केलिंग हुई है मार्किंग में। तो वो आप अगर ओवरऑल देखें तो सब कुछ बराबर हो जाता है। इसमें आप इस चीज़ों पे ना पढ़ें कि ये ऑप्शनल ज़्यादा नंबर देता है, इसमें कम आते हैं या कुछ ऐसा होता है। आप अपनी जो आपको सब्जेक्ट में रुचि है, जिसमें आपको इंटरेस्ट है, आप वो लेके पढ़ें। और आपके हर सब्जेक्ट में आप देखेंगे हर ऑप्शनल में 300 पार नंबर जाते हैं, 280 प्लस टॉपर्स रहते हैं। तो वो सब्जेक्ट में यूपीएससी कोई भेदभाव नहीं करता है, ऐसा मेरा ख्याल है। अंतिम सवाल कि आने वाले समय में आपको जो सामाजिक क्षेत्र में जो आप सेवाएं देंगे, तो आपकी प्राथमिकताएं क्या होगी? कोई विशेष क्षेत्र या सेक्टर? देखिए, मैं अपने जैसे पिताजी का बैकग्राउंड देखता हूँ, बहुत अच्छा वेल टू डू परिवार उनका नहीं था। अपने ही परिवार में शायद वो पहले ही थे जिन्होंने पढ़ाई लिखाई से अपना नाम किया, अपनी ज़िंदगी बनाई, और हमको ये सुख सुविधाएं दी जो आज मैं और मेरे भाई और हमारी फैमिली आज पूरी उसको एंजॉय करती है। मुझे कहीं ना कहीं लगता है एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और हर किसी के लाइफ में एटलीस्ट वो अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि वो पढ़ लिख के एक ऐसे स्थल पे पहुँचे जहाँ वो अपने परिवार का, अपने समाज का बेहतरी कर पाए।
तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि एजुकेशन सेक्टर में मैं कुछ कर पाऊँ। ये मेरी ज़रूर एक प्राथमिकता रहेगी। शुभंकर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।